गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने देखा था कि उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य में अंतर क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि उद्देश्यों के द्वारा या शिक्षण कार्य के द्वारा बालकों में कौन कौन से अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं। तो जब भी बालकों को शिक्षा दी जाती है तो शिक्षा देते समय या शिक्षा देने के बाद बालकों के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आता है, जिसे ही हम सीखना कहते हैं। अब आगे बात करते हैं प्राथमिक स्तर पे प्राप्य उद्देश्य कि किन किन उद्देश्यों को लेकर आप शिक्षण कार्य करवाते हैं। बिना उद्देश्य, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई कार्य संभव नहीं है बिना उद्देश्य के। ऐसा है कि आप लक्ष्य विहीन भटकना है, बिना उद्देश्य कोई कार्य करना यानी लक्ष्य विहीन भटकना है। तो गणित शिक्षण में कौन से उद्देश्य होते हैं? तो सबसे पहला जो उद्देश्य है ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य। कौन सा है? ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य। ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य का मतलब है ज्ञान अर्जन करना। बालक सर्वप्रथम ज्ञान अर्जन करता है कि उसे कुछ पता नहीं होता उस समय। जैसे मान लीजिए आपने बालकों को बताया कि एक रेखाखंड हम ए बी खींचते हैं और उस पर समान लंबाई की आमने सामने दो भुजाएं खींचते हैं और ऊपर एक भुजा खींचते हैं। तो आपने बताया कि ऐसी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर हो, वो आकृति क्या कहलाती है? आयत कहलाती है। तो ये उनके लिए एक ज्ञान हो गया और ज्ञानात्मक उद्देश्य की उन्हें प्राप्ति होती है, अर्थात वो इस आयत की परिभाषा दे सकता है। पूर्व ज्ञान जो उन्हें अर्जित है उसके बारे में जानकारी भी इस ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत ही दी जाती है। अब ऐसी आप कोई भी अगर आकृति बना देंगे तो बच्चा उसे पहचान सकता है कि ये क्या है? आयत है। तो इस प्रकार बच्चों को व्यवहार में परिवर्तन आया। किस उद्देश्य से आया? ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य से परिवर्तन आया। वो इसकी परिभाषा दे सकता है। इसका उसे अभिज्ञान हो गया। क्या हो गया? अभिज्ञान हो गया है। और इसका वो पुरानी कक्षाओं से जो पढ़ के आया है, पिछली कक्षाओं से, उसका उसे इस उद्देश्य के तहत प्रत्यास्मरण करवाया जाता है, यानी कि दोहरान कार्य करवाया जाता है। वो इसी उद्देश्य में होता है। जब इसके अपन व्यवहारगत परिवर्तन लिखते हैं तो उसमें मुख्यतः दो बातें लिखी जाती है कि बालक किसी भी प्रकरण का प्रत्यास्मरण कर सकेगा और दूसरी बात है उस प्रकरण का प्रत्याभिज्ञान कर सकेगा। ये उसके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हो जाते हैं, यानी किसी प्रकरण का बालक को ज्ञान हो चुका, यानी शिक्षक का कौन सा उद्देश्य प्राप्त हुआ? ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य शिक्षक ने प्राप्त कर लिया। दूसरी बात आती है अवबोधात्मक प्राप्य उद्देश्य। आप ध्यान रखने की बात यह है कि पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति होती है, फिर अवबोधात्मक उद्देश्य की पूर्ति होती है। जब आपको ज्ञान हो गया, ध्यान देना, जब आपको ज्ञान हो गया तब आप में उसकी क्या विकसित होगी? समझ। ज्ञान होने के बाद उसकी समझ विकसित होती है। उसी को हम अवबोधात्मक प्राप्य उद्देश्य कहते हैं, यानी आप उसका अवबोध कर सकते हो। अब जैसे ये एक आकृति मैंने आपके सामने बनाई है ABCD, जो ये एक आकृति है आयत की। आप ऐसी एक और आकृति बच्चों के सामने बना दोगे तो बच्चा उसे पहचान जाएगा। लेकिन इससे अलग आपने कोई आकृति बना दी तो बच्चा क्या कहेगा कि ये आकृति और ये आकृति तो सेम नहीं है, एक जैसी आकृति नहीं है। ये तो आयत है लेकिन ये आयत नहीं है। ये तीन भुजाएं हैं, ये चार भुजाएं, ये सारी बात कब बता पाएगा? जब उसे ज्ञान होगा, जब उसे प्रत्याभिज्ञान होगा, प्रत्यास्मरण को कर पाएगा। यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के बाद ही अवबोधात्मक उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। तो अवबोध में बालक जो है अपने ज्ञान का प्रयोग करके विभिन्न अंतर कर सकेगा, वर्गीकरण कर सकेगा कि ये आकृति अलग है, ये आकृति अलग है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति अलग होती है, चार भुजाओं से घिरी आकृतियां अलग होती है। इस प्रकार से वो इनका प्रयोग कर पाएगा। तो जब वो अंतर कर पाया आयत और त्रिभुज में, तो
ये उसका अवबोधात्मक हो गया। अवबोधात्मक प्राप्य उद्देश्य में जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं वो इस प्रकार लिखेंगे कि बालक विभिन्न आकृतियों का वर्गीकरण कर सकेगा। क्या कर सकेगा? वर्गीकरण कर सकेगा। वर्गीकरण ही क्या है? उनके गुणों के आधार पर आकृतियों को या वस्तुओं को अलग अलग करना, तथ्यों निष्कर्षों को अलग अलग करना। वो उनका विश्लेषण कर सकेगा, उन्हें छोटे छोटे भागों में तोड़ सकेगा, जिससे वो वापस उसको बना सकेगा मतलब संश्लेषण कर सकेगा। दो आकृति अगर आप उन्हें दे दोगे तो बिना अवबोध के वो उनमें अंतर नहीं कर सकता। ये अंतर कब किया? जब अवबोध हुआ। और अवबोध कब हुआ? जब ज्ञान हुआ। तो ज्ञान के पश्चात अवबोध होता है और अवबोध के पश्चात अगला उद्देश्य जो आता है कौशलात्मक प्राप्य उद्देश्य। कौशल, जैसा कि इसके नाम में पता है चल रहा है कि आर्ट, कला। गणित में जब बात करते हैं रेखा गणित की तो सारी चीजें चित्रों के द्वारा, और गणित की बात करें तो रेखा चित्रों के द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा आकृतियों को प्रदर्शित किया जाता है, उन तथ्यों को निष्कर्षित किया जाता है। तो वो सारी चीजें किसमें आती हैं? कौशलात्मक प्राप्ति उद्देश्य में। इस उद्देश्य की प्राप्ति भी बच्चों को होना जरूरी है, क्योंकि गणित में जो आकृतियां हैं वो एक निश्चित माप की बनाई जाती है, प्रदत्त माप की बनाई जाती है। उसके बिना इन आकृतियों की आकृति बिगड़ जाती है। तो उसके द्वारा अगर आकृति बिगड़ गई तो सही आकलन नहीं हो पाएगा, आप उसके परिणाम की व्याख्या सही नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। ये सब किसके द्वारा होता है? कौशलात्मक। इसके जब अपेक्षित कोई व्यवहारगत परिवर्तन आप लिखेंगे तो बालक संबंधित आकृति का चित्र बना सकेगा, रेखा चित्र बना सकेगा। इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर अगला जो है ज्ञानोपयोगी प्राप्य उद्देश्य। ज्ञान बालक को हो चुका है, अवबोध बालक को हो चुका है। अब वो क्या करेगा? उस ज्ञान का उपयोग करेगा। क्या करेगा? ज्ञान का उपयोग करेगा। कहाँ करेगा? दैनिक जीवन में। आपने बालक को जोड़ बाकी का ज्ञान करवाया तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आया, यानी उसने सीखा। उस सीखे हुए को वो कहाँ प्रयोग करेगा? अपने दैनिक जीवन में काम में लेता है। वो ज्ञानोपयोगी प्राप्य उद्देश्य के अंदर आता है कि व्यवहार में परिवर्तन आने के बिना वो अपने दैनिक जीवन में उसे प्रयोग में नहीं ले सकेगा। जैसे बाजार से कोई चीज क्रय करना है, विक्रय करना है, जोड़ना है, घटाना है, संख्याओं को गिनना है कि मेरे घर में इतनी चीजें हैं। आप उसे कुछ भी गतिविधि के आधार पर सिखा सकते हैं। बालक को पूछ सकते हैं, बच्चों बताओ इस कमरे में कितनी ट्यूबलाइट है, कितने फैन हैं, ये आकृति श्यामपट्ट की आकृति कैसी है। ये इस सारी चीजों कब हो पाएगी? जब बालक को ज्ञान और अवबोध हो जाएगा, तब वो उस ज्ञान का अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेगा। जब उसके प्राप्त अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखे जाते हैं तो बालक प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकता है। इस प्रकार से लिखे जाते हैं। फिर अभिरुचि परक। अभिरुचि परक, बालकों की रुचि जागृत करना। आपको पता है कि गणित विषय से बालक सबसे ज्यादा भय खाते थे, इसलिए सीसी के द्वारा अन्य गतिविधियों के द्वारा गणित शिक्षण को भी गतिविधि आधारित कर दिया गया है, जिससे बालकों की रुचि उसमें विकसित हो रही है। वो जैसा पता है कि सकारात्मक दृष्टिकोण, गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी कब आएगा? जब उसे ज्ञान हो जाएगा, अवबोध हो जाएगा, उस ज्ञान को उपयोग करने लग जाएगा, तो अपने आप उसमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण आ सकता है। जैसे जब आप इसके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखेंगे तो वो इस प्रकार से लिखेंगे कि बालक में गणित के प्रति या गणित के उपकरणों के प्रति, जैसे प्रयोगशाला में काम करता है तो उपकरणों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सकेगा या उसके प्रति रुचि जागृत हो सकेगी। फिर आता है अभिवृत्त्यात्मक। बालक को अपनी अभिवृत्ति, अपना एटीट्यूड उस तरफ आकर्षित करना है कि मैं कर सकता हूँ। ये करना बहुत मनोरंजनात्मक है। आप जान लेना कि शिक्षा कब होती है? जब बालक की रुचि हो। और रुचि को जागृत करने के लिए आपको गणित को गतिविधि आधारित बनाना जरूरी है। जितनी ज़्यादा एक्टिविटी आप करोगे गणित में, बच्चा करके सीखेगा, उतना ज़्यादा उसे याद होगा और वो उसकी स्मृति जो है वो चिरस्थायी होगी। इन सब चीज़ों का आपको इसमें ध्यान रखना होता है। फिर आता है श्लाघात्मक या प्रशंसात्मक। पुनर्बलन जो आपने सीखा था कि बालक को अच्छा करने पर अच्छाई दी जाती है, उसे प्रोत्साहित करवाया जाता है, वो प्राप्य उद्देश्य यहाँ आता है कि बालक को समय समय पर उपहार स्वरूप शाबाशी या अन्य कोई उपहार
या प्रतियोगिता करवा के अनेक उपहार देके, गणितीय प्रतियोगिता करवा के आप उन्हें अनेक उपहार देके उनको प्रसन्नचित कीजिए, जिससे उनकी रुचि गणित में जागृत हो और आपके उद्देश्यों की प्राप्ति हो। इस प्रकार अपन देखते हैं कि गणित की जो मुख्य प्राप्ति उद्देश्य है ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक, ज्ञानोपयोगी, अभिरुचिपरक, अभिवृत्त्यात्मक, सलाहात्मक, इन सब चीजों की प्राप्ति जब आपको हो गई किसी प्रकरण में, इसका मतलब उस प्रकरण से बालक के व्यवहार में परिवर्तन आ गया, यानी बालक उस प्रकरण को सीख चुका है, उसका ज्ञान उसे हो चुका है। जब कभी आप उसे पूछोगे वो उस ज्ञान को तुरंत बता देगा, हाँ भाई 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को आयत कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, 4 कोण 90 डिग्री के हो, इस प्रकार वो आपको व्याख्यात कर देगा। अवबोध, जब उसे ज्ञान हो जाएगा, अवबोध होने लगेगा, तो वो अंतर कर सकेगा, विश्लेषण कर सकेगा, वर्गीकरण कर सकेगा, नहीं ऐसी आकृति आयत नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है, ये वर्ग नहीं है, ये सब कब होगी, जब उसे अवबोधात्मक होगा, उनके चित्रण बना सकेगा कौशल में, उनका दैनिक जीवन में उपयोग ले सकेगा, अभिरुचि अभिवृत्ति जागृत होगी, और जितनी आप उसे सलाह देंगे, प्रशंसा देंगे, पुनर्बलन देंगे, उतना ज्यादा वो उसे सीखेगा। और शिक्षा इसीलिए है, आप लोग शिक्षक इसीलिए बनने जा रहे हो ताकि बालकों के व्यवहार में परिवर्तन कर सको, यानी उन्हें सिखा सको। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इस गणित शिक्षण के प्राप्य उद्देश्यों को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।